नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज विशेष तौर पर आपको दिखाएंगे बिहार की सियासत के विविध रंग। जहां एनडीए ने फाइनल कर दिया है सीटों का बंटवारा, तो वहीं महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारों को लेकर विवाद जारी है, पेच फंसा हुआ है। इस पर ताजा अपडेट्स बताएंगे। इसके साथ ही साथ अपने संवाददाताओं के साथ बिहार के सियासी नब्ज को भी टटोलेंगे। वहीं बात पश्चिम बंगाल की होगी, जहां दुर्गापुर की एक एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। भाजपा समेत बंगाल के विपक्ष ने इसे असंवेदनशील और निंदनीय बताया है। आपको दिखाएंगे पूरी खबर, दिखाएंगे इस पर अपडेट्स, साथ ही इस पर विशेष मेहमानों के साथ विशेष चर्चा भी करेंगे। आपको दिखाएंगे कांग्रेस पे सियासी घमासान से जुड़ी खबर, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक बड़ी गलती करार दे दिया। चिदंबरम के इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल छिड़ा हुआ है और इस बवाल के साथ ही साथ आपको बताएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की कहानी। आखिर क्यों छिड़ा है यह संघर्ष और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अफगान विदेश मंत्री का कहना है कि अगर पाकिस्तान बातचीत से मसले को हल नहीं करता है तो अफगानिस्तान के पास अन्य रास्ते भी खुले हुए हैं, अन्य विकल्प भी हैं। तो इन खबरों के अलावा आज के न्यूज नाइट में होंगे देश दुनिया की और भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। भाजपा और जदयू 101 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। लोजपा रामविलास को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें। गठबंधन में अभी भी नहीं बनी है बात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान। कहा, रात में बाहर ना निकले लड़कियां। भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान को बताया असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय। ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताने वाले चिदंबरम की टिप्पणी से सियासी घमासान। खुद कांग्रेस ने चिदंबरम पर उठाए सवाल। भाजपा ने कहा, चिदंबरम ने कांग्रेस के झूठ का किया पर्दाफाश। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान बातचीत से मामले को हल करे, नहीं तो अफगानिस्तान के पास हैं अन्य तरीके। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक फॉलो ऑन खेलते हुए वेस्टइंडीज ने 2 विकेट पर बनाए 173 रन। भारत से अब भी 97 रन पीछे। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इस बीच एनडीए ने एक बार फिर विपक्ष पर बढ़त बना ली है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जहां सब कुछ तय हो चुका है, वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचतान और नाराजगी का दौर जारी है। बीजेपी और जेडीयू चुनाव मैदान में बराबर की साझेदारी बनकर उभर रही हैं, यानी कि दोनों को 101 सीटें मिली हैं, जबकि लोजपा रामविलास को 29 सीटें, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों के साथ में पार्टियों को बराबर की हिस्सेदारी मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में तस्वीर अभी भी धुंधली है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है, सहमति नहीं बन पाई है और इसी सियासी समीकरण और बयानबाजी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिहार चुनाव के मैदान में एनडीए ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक भाजपा और जदयू 101 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास 29 सीट और जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है।
पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, पर तेजस्वी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। राजद कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने जनाधार और सिटिंग सीटों के आधार पर अधिक हिस्सेदारी चाहती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की नजर कांग्रेस की कुछ मौजूदा सीटों पर भी है, जिससे दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाता है। महागठबंधन में लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल में दिख रहा है। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि इसी तरह की एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी की थी, जिसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र किया गया था। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। एआईएमआईएम के इस कदम से विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आने के बावजूद महागठबंधन में सीटों का समीकरण अब तक अधर में लटका हुआ है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में सियासत गर्म है और इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 साथी संवाददाता मौजूद हैं। नई दिल्ली से हमारे साथ राजेश राज जुड़े हुए हैं और कुमार आलोक हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोनों गठबंधन, एक ने तो स्थिति साफ कर दी, दूसरे में अभी जिसको कहते हैं कि पेशानी पर बल पड़े हुए हैं और माथापच्ची चल रही है, किसी तरह से मान मनोबल का दौर जारी है। इन दोनों के विषय में बताएं, क्योंकि बीजेपी ने अगर सीधे तौर पर देखा जाए या एनडीए ने कहा जाए तो लीड ले ली है। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि एनडीए ने अभी सीटों के ऐलान में लीड ले ली है और 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चुनाव मैदान में होंगे। 29 सीटें चिराग पासवान को और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिली है। और इसके साथ ही ट्वीट करके जो है वो सूचना दी गई है एनडीए के नेताओं के द्वारा कि सब कुछ गठबंधन में ठीक ठाक है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है निखिल, वो कि नीतीश कुमार अब बिग बॉस नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों जुड़वा भाई बन गए हैं। दोनों समान रूप से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव मैदान में थे। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के सीटों का अगर जिक्र करें तो हमेशा एक ही सीट अगर अधिक हो, लेकिन जनता दल यू 1 सीट अधिक चुनाव लड़ती रही है। 2010 का अगर हम जिक्र करें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में भी 122 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 102 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी। लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट तब भी ज़्यादा था, 102 में 91। हालांकि 122 में 115 सीटें जेडीयू को जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी। और ये सिलसिला लगातार जारी रहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होते थे। लेकिन अब दोनों समान रूप से समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन में सब कुछ साफ नहीं है। लेकिन ये जैसा मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली में डॉक्टर हैं और उपचार हो जाएगा, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली में बैठकर ये राहुल गांधी एंड कंपनी के साथ बैठकर ये सब कुछ तय करेंगे। लेकिन कल का दिन आरजेडी के लिए बहुत क्रुशियल होने वाला है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में हो रही है और इसके लिए ये तमाम लोग जो हैं दिल्ली आए हैं। तमाम तरह की एक्सरसाइजें हो रही हैं कि कोर्ट में क्या जवाब दिया जाए, कोर्ट में कैसे फेस किया जाए। तो कल का दिन सुबह का जो सत्र होगा वो आरजेडी के लिए क्रुशियल होगा। अगर सुबह के सत्र में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सेकेंड हाफ में टिकटों के बंटवारे के लिए ये बैठेंगे। लेकिन अगर कोर्ट में कुछ अगर
फैसले जो हैं अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। तो जो कल है का दिन वो क्रूशल होने जा रहा है सियासी फैसलों पर राजनीतिक भी पड़ लिहाज से सकता है। भी, और अदालत में किस तरह से उनके लिए ये दिन रहता है ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल कुमार आलोक, इसका अगर मैं रिएक्शन आपका देखना जानना समझना चाहूँ, बिहार में जो एनडीए का सीट बंटवारा बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल साफ गोई से हो गया है, और उसके साथ ही साथ अभी भी महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है, कैसे देख रही जनता? क्या कुछ कह रहे हैं टिकटार्थी, कैसे कैसे वहां पर इसका मैसेज गया है? देखिए, आपने जो कहा कि एनडीए में जिस तरीके से सम्मानजनक सीटों का बंटवारा हुआ है, तो अगर कहें कि मानसिक जो जीत होती है वो दोनों गठबंधन में से कहा जाए तो ये एनडीए ने को मानसिक जीत हुई है, और महागठबंधन में अभी भी जीत जारी है। और खासकर हम कहें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, और वहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, ये सब मिलकर के एक कांग्रेस के अंदर जो जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के लोग कांग्रेस को 50 से नीचे रखना चाहते हैं, जबकि 70 सीटों पर चुनाव पिछली बार वो लड़े थे कांग्रेस, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा था। तो इस बार यहाँ पर जब कांग्रेस को 50 से कम सीटें देने की बात की जा रही है, तो कांग्रेस के अंदर असंतोष है, और कांग्रेस अभी भी चाहती है कि उसे 60 से अधिक सीटें मिले। दूसरी तरफ वीआईपी की पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी का भी दावा है कि उनको भी 30 से लेकर 40 सीटें दी जाए, लेकिन वहां भी मुकेश सहनी के लिए भी गठबंधन के अंदर ही काफी लोग आपस में जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है। दूसरी तरफ सीपीआई एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य है, महासचिव हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें दिए जाना चाहिए। और इस बयान के बाद सीपीआई और सीपीएम, यानी कि वाम एकता की कभी बात होती थी, तो सीपीआई और सीपीएम के जो नेता हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि सीपीआई और सीपीएम को भी उनके द्वारा मांगे सीट के अनुसार उन्हें सीट नहीं दिया जा रहा है। तो महागठबंधन के अंदर एक चाओस है अभी, और उसको कैसे निपटते हैं महागठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इसको कैसे निपटते हैं वो देखने वाली बात होगी। और कभी जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई होनी है कल, और जिसमें 25 अक्टूबर को यह फैसला सुरक्षित रखा था न्यायालय ने, और कल इस पर फैसला आएगा, और फैसला क्या होगा ये भी अपने आप में एक राजनीतिक महत्व की बात होगी। तो दूसरी ओर अगर हम अन्य दलों की बात करें महागठबंधन में, तो अभी भी एक सामंजस्य की जो बात होनी चाहिए वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और तीसरी बात जो है कि अभी आज घोषणा होने वाला था महागठबंधन को सीटों को लेकर के, अब कल की बात की गई थी, और अब बताया जा रहा था कि ये 15 तारीख तक। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, एआईएमआईएम ने भी सीटों की घोषणा की है, चुनाव की घोषणा की, इसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा डेंट के तौर पर आप इसको देख रहे हैं महागठबंधन के लिए? देखिए, मैं यहाँ 2.5 महीने से हूँ और ग्राउंड में घूमता हूँ, और खासकर जब मैं अल्पसंख्यक लोगों के मोहल्ले में मैं गया या उनके लोगों से हमने बात की, तो खासकर जो यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन ने कुछ ऐसे कहते हुए मिले हमको कि हम महागठबंधन के साथ ओवैसी की पार्टी गठबंधन करना चाहती थी और मात्र 6 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और जो महागठबंधन के लोग हैं उनको भाव नहीं दिया, और इसी का परिणाम रहा कि आज ओवैसी की पार्टी ने 100 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी को बहुत ही हल्के तरीके से लिया गया था, लेकिन खासकर सीमांचल के इलाकों में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, और पहली बार तो दूसरी बार ये लड़ रहे थे, 2015 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने 5 सीटें जीती और कम से कम 15 सीटों पर महागठबंधन को बुरी तरीके से परेशान किया, और महागठबंधन 15 सीटों पर हारी सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के कारण। तो ओवैसी को ये मना नहीं पाया, क्योंकि ओवैसी को साथ लाने में ये भी हो सकता है कि जो एमवाई के चैंपियन है आरजेडी, उनके लिए डेंट हो सकता था कि अगर हमने ओवैसी को स्पेस दिया बिहार में, तो ये हमारा एमवाई जो समीकरण सदियों से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है, उस पर डेंट लगेगा। तो शायद इसी को लेकर के ओवैसी ने 100 सीटों की घोषणा किया। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी, यानी लालू यादव के दूसरे जो सुपुत्र हैं, पहले बड़े पुत्र हैं, उन्होंने जनशक्ति दल बनाया है, तो जनशक्ति दल के साथ भी ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं। ये एक आपने अच्छा समीकरण बताया है। अगर इस तरह से होता है तो जाहिर तौर पर राजेश आपसे समझना चाहेंगे, एक तो इस पर भी आप बताइएगा कि अगर लालू यादव के दूसरे सुपुत्र एआईएमआईएम के साथ चले जाते हैं, हालांकि अभी ये इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जिस तरह से चुनावों में लगातार समीकरण बदलते हैं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरे, दिल्ली से आप क्या जानकारी देंगे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में किस तरह से, क्योंकि दोनों लोगों के बीच में मैक्सिमम सीट गेन को लेकर के एक कहीं ना कहीं कवायद चल रही है, और यही वजह है कि जो तमाम अभी तक
जो अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया, उसके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी खींचतान है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है। देखिए निखिल, जो मेरे सूत्र बताते हैं, जो होटल ताज पटना में डीडी का कॉन्क्लेव हुआ था, वहां मैं मौजूद था और वहां पर कॉन्क्लेव से एक दिन पूर्व अखिलेश प्रसाद सिंह, जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो आए थे। जब हमने उनसे बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा था कि 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन 70 सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ मुकेश सहनी भी जुड़ गए हैं। लिहाजा कांग्रेस की कुछ सीटें कटेंगी और आरजेडी की कुछ सीटें कटेंगी और हम दोनों मिलकर एकोमोडेट करेंगे मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी से भी जब हमने ये सवाल पूछा, और मुकेश सहनी ने हमारे कॉन्क्लेव में ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने अपने कोटे की कुछ एक सीटें देकर हमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब वो संख्या क्या होगी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने 60 सीटें मांगी थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आरजेडी ने उन्हें 18 सीटों की पेशकश की है और डिप्टी सीएम पद का राग लगातार मुकेश सहनी अलाप रहे हैं तकरीबन कई महीनों से। खास करके लोकसभा चुनाव में जब वो लगातार हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के साथ जब घूम रहे थे, उस वक्त से वो लगातार कह रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। तो अब आरजेडी के लिए ये दुविधा की स्थिति ये है कि अगर वो मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम का पद का ऐलान करते हैं तो कांग्रेस हर हाल में कहेगी कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारा भी एक डिप्टी सीएम होगा। चुनाव के बाद की परिस्थितियां कुछ और हो सकती है, सरकार बनने की स्थिति में परिस्थिति कुछ और बनेगी और सरकार नहीं बनने की स्थिति में परिस्थितियां कुछ और बन सकती हैं। लेकिन अभी जो तत्कालिक स्थिति है कि 50 से 55 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाने की तैयारी चल रही है। अगर मुकेश सहनी 18 सीटों पर मान जाते हैं तो, अगर उसकी संख्या अगर ज्यादा बढ़ती है, अगर बार्गेनिंग कैपेसिटी मुकेश सहनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो थोड़ी दुविधा की स्थिति होगी। लेकिन एनडीए में अब मुकेश सहनी की चूंकि दरवाजे बंद हो चुके हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है, ऐलान हो चुका है, ऐसे में मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के लिए अब बहुत ज्यादा बार्गेन कर पाना आसान नहीं होगा और वो जहां हैं उनको वहां रहने की बाध्यता होगी। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी थोड़ा निश्चित नजर आ रहे होंगे एनडीए की सीटों के ऐलान से। ठीक, राजेश ने अच्छा आपने इसका विवरण पूरा दिया है। देखने की बात है कि किस करवट उठ बैठता है, क्योंकि एनडीए, जैसा कि आप दोनों लोग कह रहे हैं, कि जाहिर तौर पर एक लीड तो बना ही ली है कम से कम उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए, सीट बंटवारा तय करने के लिए। अब देखने की बात होगी, टिकटार्थियों का प्रेशर दोनों की तरफ से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक और राजेश राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में किस तरह से एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई और उससे भी ज्यादा शर्मनाक रही इसके साथ छिड़ी सियासत
और संवेदनहीन बयानों का सिलसिला। दुर्गापुर में मेडिकल की छात्रा के साथ दरिंदगी ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो बयान खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया, उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। ममता ने कहा कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसी बयान पर विपक्ष अब उन्हें घेर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ममता सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में फिर एक छात्रा दुष्कर्म का शिकार। ममता बनर्जी का बयान, रात में बाहर न निकले लड़कियां। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. ममता बनर्जी की नसीहत पर हो रही फजीहत। अगर महिलाओं को अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि उनको रात में निकलना बंद होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं कि सारे महिला घर में बैठकर बोरखा पहन के बैठे रहे? 3 गिरफ्तार, लेकिन बंगाल में गूंज रहा है सवाल, आखिर क्यों है बंगाल की बेटियां असुरक्षित? आइए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी पर राज्य की महिला मुख्यमंत्री का वो बयान। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. ये उस महिला मुख्यमंत्री का वक्तव्य है जो राज्य में लोगों को सुरक्षा देने का वादा करके सत्ता में आई थीं। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार में हुई पुरानी घटनाओं की फिर से याद दिलाई। उन्होंने लिखा, पीड़ितों को दोषी ठहराने की उनकी शर्मनाक गाथा में ये एक और घिनौना प्रहार है। पार्क स्ट्रीट की फर्जी घटना से लेकर हंसखली के प्रेम प्रसंग के बिगड़े जाने, संदेश खाली के कुछ नहीं हुआ कहने, आरजी करके बलात्कार के लिए स्वतंत्र बातचीत को जिम्मेदार ठहराने और विरोध प्रदर्शनों पर हड्डियां तोड़ने की धमकियों तक उनकी विरासत स्पष्ट है। इनकार करो, ध्यान भटकाओ, डराओ। बंगाल की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, न कि विश्वासघात और चुप्पी का ये मजाक। ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं, वो महिला विरोधी हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति है। वहीं ममता बनर्जी के संवेदनहीन बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। ममता बनर्जी सरकार का ये एटीट्यूड है कि डेटा जो है, तथ्य जो है, उसको दबाना है, उसको हाइड करना है। मेडिकल रिपोर्ट जो है, रेप हुआ है कि नहीं, उसको भी हाइड करेंगे। यही तो है एगिए बांग्ला, ममता बनर्जी का एगिए बांग्ला। I appeal them to give immediate justice to the victim. Odia girl, she had gone to study medical and she is being raped. I am hearing it is gang raped. So I strongly condemn it as Congress President of Odisha. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब आपने देखा कि हमारा सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, वो लोग अभी जाके वहाँ पे घुस के, रात में घुस के वहाँ पे मार के आए थे, अटैक करके आए थे। आज पश्चिम बंगाल में बोले रात में एक डॉक्टर लेडी बोल रहे कि मत निकलो, तो एक महिला मुख्यमंत्री इतने साल बाद पश्चिम बंगाल का क्या हाल किया, अभी उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। सवाल है कि मां, माटी और मानुष की सियासत करने का दावा करने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या बंगाल की कानून व्यवस्था फिसल चुकी है? और क्या ममता दीदी का संघर्ष बंगाल के असामाजिक तत्वों के आगे बेबस हो गया है? या फिर ये पीड़ितों को ही दोषी ठहराने और आरोपियों को बचाने की उनकी पुरानी रणनीति का दोहराव है? सियासत कुछ भी कहती हो, लेकिन बंगाल की बेटियां ये पूछ रही हैं कि एक महिला के राज में हम कब तक असुरक्षित रहेंगे? कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच एक खबर इसमें और जोड़ दूं कि पीड़िता के पिता ने भी ये बात कही है कि वो पश्चिम बंगाल के बजाय वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को एयरलिफ्ट किया जाए और वो उड़ीसा में इलाज कराए। फिलहाल आज इसी पूरे विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे और आज यही हमारी विशेष चर्चा से जुड़ा विषय रहेगा। हमारा विशेष है आज का, ममता दीदी के बंगाल में कितनी सुरक्षित बेटियां। ये आज का हमारा विशेष चर्चा का विषय है और इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज का विषय है ममता दीदी के बंगाल में कितनी सुरक्षित बेटियां।
आज का हमारी विशेष चर्चा का विषय ममता दीदी के बंगाल में कितनी सुरक्षित बेटियां, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किया घोष जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। किया जी बहुत स्वागत है। सोफिया खान टीएमसी की नेता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। सोफिया जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार है, एडिटर है राष्ट्रीय महानगर में कोलकाता में, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए। सोफिया जी आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, एक के बाद एक घटनाएं जिस पर कहते हैं कि गिनते गिनते आदमी और एक से एक बढ़ करके घटना, और उसके बाद आपकी चीफ मिनिस्टर का यह बयान, कुछ बचता है आपको डिफेंड करने के लिए? कम से कम ढंग से अच्छी तरह से बोल ही लिया होता। ये कहना कि रात में महिलाएं लड़कियां बाहर न जाएं, अपनी सुरक्षा के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं इस कड़ी निंदा करना चाहूंगी इस घटना की, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेता नहीं बल्कि एक महिला होने के नाते। दूसरी बात है, ये जो मैं सुबह से देख रही हूँ, ये बार बार ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट में थोड़ा ट्विस्ट है। मैं आप जनता को कुछ सुनाना चाहूंगी। ममता बनर्जी ने, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये बंगाली में बोला गया है। ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली क्या बोला मैं उसको फिर दोहरा दूंगी, लेकिन आप लोग देख लीजिए जो जनता। मैडम ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, आप खुद बता दें। आप खुद अच्छा, बता दें क्या बोला दे रही हूँ, ये पेज में है, ये ममता बनर्जी के पेज में अवेलेबल है, इसलिए मैं जो बोलूंगी वो बिल्कुल सत्य वचन बोलूंगी। ममता बनर्जी ने ये कहा, जो छोटे छोटे क्लिपिंग्स काट कर देखिए, मीडिया आज के सोशल मीडिया में दिखाना बहुत आसान है, लेकिन आगे और पीछे की स्टेटमेंट को हम उसको डिलीट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। ममता बनर्जी ने एग्जैक्टली ये बोला है, चूंकि ये एक निजी दुर्गापुर, नॉट इन कोलकाता, दुर्गापुर एक कह सकते हैं, दुर्गापुर के ग्रामीण वो इलाका पड़ता है। एनीवे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है रेप होने का, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी ने ये कहा कि चूंकि वो निजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो ये कॉलेज की भी जिम्मेदारी है कि 12:30 बजे, जाहिर सी बात है हॉस्टल है तो 12:30 बजे अगर लड़की बाहर है तो यहाँ पे सवाल वो लड़की के ऊपर वो नहीं उठाई है कि नहीं जाना चाहिए महिलाओं को, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर एक निजी जो लोग मोटी रकम लेकर एडमिशन लेते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। और ममता बनर्जी ने दोबारा कहा कि मैं इस घटने को बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बातों को ट्विस्ट करके बोलना तो भाई मीडिया की आदत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं वही सुनना चाह रहा था कि कौन सा बयान आप बता रही है। वो सारे बयान जो दिए गए हैं वो ऑन रिकॉर्ड है मैडम। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक कंडेम ऑलरेडी जांच भी चल रहा है। और ममता, एक बात बताइए, कितने मुख्यमंत्री रेप केस के बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ममता बनर्जी सामने आकर, वो छुपती नहीं है, सामने आकर उन्होंने मीडिया को फेस किया, सामने आकर उन्होंने सारी बातें बताई। और कितने मुख्यमंत्री हैं जो अभी कल की बात है, लखनऊ में, यूपी में। तो आपको लगता है ये जो बयान दिया गया है कि महिलाओं को, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए? सोफिया जी सुनिए ना, सोफिया जी सुनिए ना, ठीक, आपकी बात ठीक है, मैं उससे असहमत नहीं हूँ। उठाना चाहूंगी सोफिया जी सुनिए, बात तो सुन लीजिए। आर्चिकर मामले के बाद मुख्यमंत्री ने 15 दिन के अंदर अपराजिता बिल को पास किया, लेकिन ये एज अ होल पूरे कंट्री में लागू नहीं हुआ है। तो जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी आरोपी को, जो दोषी है उनको नहीं मिलेगी, तो वो कैसे इस कानून की, कैसे उनके अंदर आपका मतलब है कि न्यायिक व्यवस्था की कमी है, कानून व्यवस्था की कमी नहीं। आपने तो दूसरा ही सवाल उठा दिया, कि न्यायिक व्यवस्था की कमी है, कानून व्यवस्था की कमी नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। आज भी किसी कोने में देश में महिला सुरक्षित नहीं है, मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रही हूं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मैडम। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है क्योंकि फांसी नहीं लग रहा है लोगों को। ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया मैडम। आपने 2-3 बातें कही। आपने कहा इस देश में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको जल्दी फांसी नहीं लग रही है। इससे कहीं भी कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह जो लग रहे हैं वो लगना बंद नहीं हो जाएंगे। किया घोष, आपको लगता है कि ये कोई तर्क हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि मैं आश्चर्यचकित हूं, एक औरत होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बांग्ला में होने के नाते, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है, इतनी निर्मम कैसे हो सकती है कि खुद औरत होके वो बोल रही है कि आप इतने टाइम के बाद, फौलाना टाइम के बाद मत निकलो। मतलब आज के बाद पश्चिम बंगाल की जो प्रोफेशन में है, सोचिए कि आप लोग पत्रकार हैं, आपके कोई कोलीग होंगे, महिला कोलीग, उनको भी 8 बजे के पहले घर लौटना पड़ेगा।
सोचिए कि कोई डॉक्टर होंगी, सोचिए पुलिस होंगी, सोचिए कि कोई सीधा मतलब है कि अगर रात में बाहर निकलेंगी तो मैं सुरक्षा नहीं दे पाऊंगी, इसका तो सीधा मतलब हुआ। मतलब ममता बनर्जी अपनी जो व्यर्थता है, शी इज एब्सोल्युटली अ फेलियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो पुलिस मंत्री, राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी है, स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी है, लेकिन वो लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए ममता बनर्जी मेरी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो ये नहीं बोलूंगी कि झूठ बोल रही है, लेकिन असत्य तो डेफिनेटली बोल रही है। ये 12:30 बजे की जो बात यहाँ पर हो रही है, पहली बात ये है कि लड़की के जो फादर है, विक्टिम की जो फादर है, उनका स्पष्ट बयान है कि लड़की 8:30 या बच्ची 8:30-9 इसके दौरान वो निकली थी। मतलब ममता बनर्जी टाइम को भी गुमराह, टाइम के नाते भी गुमराह कर रही है, पहली बात। दूसरी बात वो बोले कि उस जगह में जैसे जंगल है, कोलकाता में आरजीकर जहां पर वो रेप की घटना घटी थी, वो तो बिल्कुल बीच कोलकाता शहर में था, वहां पर तो कोई जंगल नहीं था, तो कैसे घटा। अब रात के बात अगर करेंगे, कुछ दिन पहले कस्बा लॉ कॉलेज में दिन दहाड़े मनोजीत मिश्रा ने वो लड़की को जैसे रेप किया था, वो तो दिन में हुआ था। बात है अपना जो अंदर की जो कन्विक्शन देने की चाहत। क्यों मैं ये बात पूछ रही हूँ, क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? कामदूनी इंसिडेंट आपको याद है, निर्भया के बाद ही ऐसी घटना घटी थी। वहां पर पीड़िता जो रेप विक्टिम थी, उसको बीच से चीर के उसको खून कर दिया गया था। और आपको मालूम है क्या हुआ? जिनको लोअर कोर्ट में सजा मिली थी, फांसी मिली थी, अपर कोर्ट जाके वो बाइज्जत बरी हो गए। पता है क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस फोरेंसिक एविडेंस संरक्षण नहीं किया। मतलब नहीं किया या नहीं चाहा करने के लिए, ये सवाल है। ममता बनर्जी, आप सोच सकते हैं आज के जो विक्टिम्स है, जो 3 विक्टिम्स हैं, उनके नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? वहां पर भी ममता बनर्जी का गंदा वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है। एक मुख्यमंत्री जो पीड़िता को, कुछ दिन पहले हाशखाली का भी एक रेप की इंसिडेंट हुआ था, जिसमें माइनर का रेप और उसका डेथ हो गया था, उसी रात उसको जलाया गया था। ममता बनर्जी उसके बाद खुद महिला होके बच्ची की कैरेक्टर असैसिनेट पूछ रही थी कि ये रेप, ये क्या प्रेग्नेंट थी, ये नशे में थी, ये क्या लड़की इसका लव अफेयर था, सोच सकते हैं। तो एक मुख्यमंत्री का अगर ऐसा रवैया होगा राज्य के बेटियों के ऊपर, वो खुद तो बांग्ला, बिल्कुल ये तो कॉन्फिडेंस और गिराने वाली बात हुई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रकाश चंडालिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बार बार आपने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें कोई ना कोई एक्सक्यूज जोड़ दिया जाता है। ये किस तरह का एक, मैं इसको कहूँगा, ये जो काम करने का तरीका है, इसमें कभी जो कल्प्रिट है, जिनके ऊपर जो दरअसल भुक्तभोगी है, उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठा देना, और बाद में फिर जो पूरा मामला है उसमें न्याय अंत तक ना मिलना। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? और खासतौर पर पश्चिम बंगाल अब इसके लिए बदनाम होता जा रहा है। निखिल जी, पश्चिम बंगाल जो है वो नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है और नारियों का यहाँ सर्वाधिक सम्मान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सरकार में आई थी तो उनका एक नारा था, बांग्ला निजेर मेये के चाय। इसका हिंदी अर्थ ये होता है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। बेटी से ताल्लुक महिला से हुआ, ममता बनर्जी अपने संदर्भ में भी ले सकती हैं। और उनकी पार्टी का जो सबसे बड़ा नारा है, माँ माटी मानुष। माटी और मानुष बाद में, माँ शब्द पहले है। इसका मतलब यह है कि नारियों का सम्मान, माँ का सम्मान, माँ की अस्मत और माँ का के लिए हर प्रकार की सुरक्षा ये सरकार देने का वचन देती है। और इसी बिना पर यह सरकार में आई थी। ममता बनर्जी का जीवन का लंबा समय जो है वो विपक्ष की राजनीति में गुजरा है। हालांकि उन्हें सरकार में आए, मुख्यमंत्री पद संभाले 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कभी कभी उनका बयान देखकर निखिल जी ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज भी विपक्ष में बैठी हुई, विपक्ष की भाषा बोलती हैं। जो बात उन्हें स्वीकार कर लेनी चाहिए, ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है निखिल जी, ममता बनर्जी बंगाल की पुलिस मंत्री भी है। आज ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है कि बंगाल की बेटियों को शाम को, रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनके बजाय उनसे ये बयान देना ज्यादा काम में था, ज्यादा अपेक्षित था कि हमारे बंगाल की किसी भी बेटी के साथ ये भविष्य में अगर ऐसी घटना होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज की डिबेट का जो शीर्षक है वो है दीदी का बंगाल। इस शीर्षक को बदल दीजिए निखिल जी और इसको कर दीजिए दरिंदों का बंगाल।
आए दिन ऐसी घटनाएं बंगाल में होती हैं। आरजी कर की घटना आपको मालूम है, यादवपुर विश्वविद्यालय की घटनाएं मालूम है। ये दोनों कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये दोनों कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकार द्वारा संचालित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं उनका मन क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब पुलिस नाकाम होती है, पुलिस की तरफ से जब पूरी सुरक्षा नहीं दी जाती है महिलाओं को, बेटियों को, तभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और आज ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं महिलाओं का मनोबल कम कर रहा है। इस पर हो सकता है कि पक्षी पार्टियां, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी विरोध करे, वो अलग बात है, वो ठीक है, राजनीतिक कारण से वो विरोध करेंगे ही। लेकिन आम बंगाल की बेटियों की भाषाओं को आप सुन लीजिए, वे विरोध कर रहे हैं कि बंगाल की पुलिस मंत्री होकर, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री होकर, जिन्होंने बंगाल में 14 वर्षों का शासन किया है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने अगर ऐसे दरिंदों पर नकेल कसी होती तो 14 वर्षों के इस कालखंड में बंगाल नारी शक्ति के मामले में पूरे देश में एक आदर्श प्रांत बनकर उभर सकता था। संदेश खाली में जब हुआ है तब शेख शाहजहां का बयान किया जाता है। शेख शाहजहां का बयान, आपको दीदी बैठी है, टीएमसी की प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी, उन्हें पता होगा। शेख शाहजहां का यह बयान था कि आपने शादी की है, पत्नी आपकी हो सकती है, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी बहू पर अधिकार आपका नहीं है। और शेख शाहजहां कौन है? दीदी की पार्टी का सिपाही है। इस प्रकार के बयान जब आते हैं तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ता है। और ऐसी एक चीज मैं निखिल जी और जोड़ना चाहूंगा कि आज उस कैंपस में उड़ीसा से 3 प्रतिनिधि आए, जिसमें एक महिला भी थी, एक पुलिस के अधिकारी भी थे, और उन्हें वहां उनसे मिलने नहीं दिया गया, उसको रोक दिया गया। ये घटनाएं जब होती हैं तो पूरा बंगाल दहल जाता है। और जो बंगाल एक आदर्श बन सकता था महिलाओं के सम्मान की दृष्टिकोण से, वो बंगाल और पीछे चला जाता जा रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों पर नकेल कसने की आवश्यकता। ठीक है सोफिया खान, क्या जवाब है इस बात का? जब लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए उड़ीसा से, तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान, कोई भी महिला, आप स्वयं महिला हैं, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई कहे कि अपनी सुरक्षा आप देख लें और कॉलेज को संवेदनशील होना चाहिए, लड़की अगर सड़क पर निकली है, सुरक्षा कौन देगा? सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? और ये कहना कि रात में बाहर ना निकले, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? देखिए, मैं फिर से अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ कि ममता बनर्जी की बातों को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ममता बनर्जी ही एक, क्या ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपनी सुरक्षा का ख्याल वो खुद रखें? क्या कहा या नहीं कहा? ये कहा ना। देश में रोज 82 सुन लीजिए, देश में रोज 82 केसेस रेप के दर्ज होते हैं। लेकिन जितने भी भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के लीडर्स हैं, वो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं रेप को लेकर। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मेरे राज्य का रेप, ये तेरे राज्य का रेप। ऐसा नहीं है। रेप इज अ वेरी हीनियस क्राइम, जिसको लेकर हमें आज चर्चा करने की जरूरत है। और यहाँ पर टीएमसी और भाजपा से रेप को मत जोड़िए, किसी राज्य से रेप को मत जोड़िए। चलिए, आप इसको राजनीति से जोड़ रही हैं दरअसल, कि हमारे यहाँ का रेप, तुम्हारे यहाँ का रेप, देश भर में इतना रेप हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हमारे बंगाल वाला ठीक है, दूसरी जगह गलत है। देखिए, ये हर जगह गलत है, जहां गलत है पूरे देश भर में गलत है और उसको रोका जाना चाहिए। उसमें स्टेटमेंट ये होना चाहिए, जैसा कि अभी प्रकाश चंडालिया जी ने कहा कि सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। उस पर ये स्टेटमेंट देना कि लड़कियां जो है वो रात में घर से बाहर ना निकले, ये कौन इसको सही ठहरा सकता है? सोफिया जी, किया घोष आपको लाना चाहेंगे, कैसे इस स्थिति को बदलने के लिए क्या कुछ संघर्ष करेंगे? सोफिया जी, आपकी बात आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। सोफिया जी, आपकी बात आ गई, ठीक है। किया घोष, बहुत जल्दी से समाप्त करिए। थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए, बेशर्मी की हद पार मत कीजिए। देखिए निखिल जी, मैं साफ कहना चाहूंगी, ये खुद बोल रहे हैं कि रेप की राजनीति नहीं करते। बहुत बढ़िया, तो हाथरस में क्यों भेजा जाता है प्रतिनिधि टीम? जहां तक कि तृणमूल कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी तक नहीं है, हाथरस में होता है, मणिपुर में होता है, ये तुरंत भेज देते हैं। दुर्गापुर में नहीं। दुर्गापुर में अगर रेप की घटना घटी है, हम लोग बोलते हैं, तब रेप को लेकर राजनीति मत करो। ठीक है, दूसरी बात मेरे से आवाज ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेप को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट निखिल जी, मैं और कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी जी। इतना झूठ कहते हैं ये तृणमूल वाले। पिछले 5 दिनों में ये सिर्फ ना कि ये दुर्गापुर की घटना घटी है, जलपाईगुड़ी की राजगंज में एक नाबालिगा की 13 साल की बच्ची की रेप हुआ है। डालिम मोहम्मद 61 साल का डालिम मोहम्मद रेप किया है। बारुईपुर में हुआ है, आनंदपुर में हुआ है, सिलीगुड़ी में हुआ है, पुरुलिया में हुआ है। पिछले 5-6 दिन के आंकड़े में बता रही हूँ। अगर और आप
लोग बोलेंगे कि एनसीआर में तो पश्चिम बंगाल सेफेस्ट है, कलकत्ता सेफेस्ट है। इन लोग ये जो आंकड़े दिखाते नहीं है, सारे आंकड़े छुपाते हैं और बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल सेफ है। सिटी ऑफ जॉय अब सिटी ऑफ जॉय बन गया है, डर का माहौल यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल। और लेकिन कम से कम रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो शासन प्रशासन है और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जो जिस तरह से बयान दिया है, कोई भी महिला उसको सही नहीं ठहराएगी। आप जो कह रही हैं सोफिया जी कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बावजूद उसके ये सभी ने देखा है, स्टेटमेंट उनका साफ तौर पर आया है कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपनी सुरक्षा की वो जिम्मेदार स्वयं है। ये कोई महिला मुख्यमंत्री कह रही है, इस बात को शायद स्वीकार न किया जाए। हमारे पास समय आज बस इतना ही है। सोफिया जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ, किया जी आपका भी शुक्रिया, प्रकाश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह से कांग्रेस में पी चिदंबरम के बयान के बाद मचा हुआ है घमासान। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो आपको। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों को काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। लो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन। स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे पी चिदंबरम के एक के बाद एक आते बयानों पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में हर शब्द का अपना वजन होता है और कभी कभी एक बयान ही पुरानी चोट को दोबारा फिर से उभार देता है, उसको हरा कर देता है। और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी गलती करार दिया है। उनके इस बयान ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का संवेदनहीन राजनीतिक निर्णय बताया। वहीं सिख समुदाय और अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक बयान, एक पुरानी भूल और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती। राजनीति की दुनिया में हर शब्द भारी पड़ता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के मुंबई हमलों पर दिए गए बयान के बाद ही कांग्रेस मुश्किल में थी। लेकिन अब पी चिदंबरम के शब्दों ने एक बार फिर राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। चिदंबरम ने साल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया और इसे एक बड़ी गलती करार दिया। हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने कहा कि 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। उन्होंने माना कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। That was a wrong way to retrieve the Golden Temple. A few years later, I think 3-4 years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the army. There was a way to retrieve
and capture all the militants. But Blue Star was the wrong way, and I agree Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi. पी चिदम्बरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए गए बयान के बाद भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भाजपा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को कांग्रेस का एक राजनीतिक निर्णय बताया। भाजपा ने कहा कि इस भूल का सीधा असर सिख समुदाय और पूरे देश पर पड़ा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार रुक सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की ऑप्शंस थी। 1979 के अंदर भी सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया, जब कि पूरे हरमंदिर साहब की बिजली पानी काट दी और घेराबंदी कर ली थी, और जो अंदर लोग थे उनको बाहर आकर सरेंडर करना पड़ा था। मुझे याद है मैं वहाँ था और पेंटा नाम से एक आतंकवादी ने सरेंडर किया और बाहर आकर जहर खा लिया था। तो ऑप्शंस थी, परंतु सरकार उस ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। सरकार के उस समय इंदिरा गांधी के दिमाग में चुनाव था दिमाग में, क्योंकि 1984 दिसंबर में चुनाव होना था। उनको लगता था कि मैं जो देश की सबसे बड़ी देशभक्त कौम है, जो सबसे अग्रसर देशभक्त कौम है, उसको मैं एंटी नेशनल प्रोजेक्ट कर दूं, उसको देशद्रोही प्रेजेंट कर मैं राष्ट्रवाद की लहर दौड़ाकर चुनाव जीतूंगी। वहीं पी चिदम्बरम के बयान के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। चिदम्बरम साहब, आप एक बात तो सही बोल रहे हैं कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसको रोका भी जा सकता था, ये ठीक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ से आप जो पहले से कांग्रेस की तरफ से बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उसमें और वृद्धि कर दिया है कि इंदिरा गांधी इसमें कल्ले दोषी नहीं है। कांग्रेस ने बार बार सिखों की भावनाओं को आहत किया है और कांग्रेस ने कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखा। आज भी हम देखते हैं कि राहुल गांधी कैसे जगदीश टाइटलर के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं हर जगह। अगर अपनी गलतियों से सीखा होता तो कमलनाथ, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इन लोगों को बड़े बड़े पदों पे नहीं बिठाया होता, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाया होता, सांसद नहीं बनाया होता। चिदम्बरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। चिदम्बरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर कि वो लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिदम्बरम ने पार्टी की स्थिति को और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञ इसे कांग्रेस के लिए एक संवेदनशील मोड़ बता रहे हैं। 1984 का वो पुराना दर्द और ऑपरेशन ब्लू स्टार का विवाद फिर से जाग उठा है और जनता के बीच गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले जहाँ कहाँ तक आएंगे? अभी है टाइम। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? अरे वो नहीं कह रहे, मैं कहाँ तक आऊंगा? न्यूज नाइट को क्रॉस कर जाऊं? हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI न्यूज कहता नाइट है क्रॉस कर जाएंगे उसके पहले सबसे पहले अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और शनिवार की आधी रात अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर उफान, गोली धमाका,
और बारूद की गूंज के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा करने और दर्जनों सैनिकों को ढेर करने का दावा किया। वहीं भारत दौरे पर आए अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने दिल्ली से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर ISIS के आतंकियों को शरण दे रहा है और अफगानिस्तान इसे अपने और पूरी दुनिया के लिए खतरा मानता है। देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार की रात अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बारूद की बारिश, आसमान गोलियों से थर्रा उठा, धरती धमाकों से कांप उठी। अफगानिस्तान पाकिस्तान आमने सामने, सीमा पर गोलियों और बारूद की आवाजों से आसमान गूंज उठा। आधी रात को शुरू हुई ये जंग मानो एक आग का तूफान थी, जहां हर तरफ धुआं, धमाके और दहशत का आलम था। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में तकरीबन 30 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तालिबान शासन के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि इस हमले में 9 अफगान सैनिक भी शहीद हुए और 16 अन्य घायल हुए, जबकि 20 पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियों को नष्ट कर दिया गया। अफगानिस्तान स्थित टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और कतर के अनुरोध पर आधी रात को सैन्य कार्रवाई रोक दी गई। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी है। मुत्तकी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को शांति और अच्छे रिश्ते नहीं चाहिए तो अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियां हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। पहले तो मुज़ाकरा और मुफाहमा से सब के सब मुश्किलात हल करना चाहता है। हम ज़ीरो टेंशन के तरफदार है और अगर और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से उनकी सरहद पर नजर डाली तो वे पाकिस्तान को उसकी जमीन पर निर्णायक जवाब देंगे। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर काबुल और पूर्वी इलाके के एक बाजार पर बमबारी का भी आरोप लगाया। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह अपनी जमीन पर ISIS के आतंकियों को शरण दे रहा है। अफगानिस्तान ने इन आतंकियों को अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए उन्हें पाकिस्तान से निकालने या अफगानिस्तान के हवाले करने के लिए कहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक झड़प थी या आने वाले समय में पूरे क्षेत्र को हिला देने वाले युद्ध की आहट। अगर दोनों पक्ष तुरंत कूटनीतिक संवाद और संयम नहीं अपनाते तो यह मुसीबत जल्द बड़े संघर्ष का रूप धारण कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत के दौरे पर हैं। वो नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने भारत दौरे पर वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार, ऊर्जा, परिवर्तन और सुरक्षा पर बातचीत करेंगी। तो कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद नई दिल्ली पहुंची हैं भारत दौरे पर। और बात करेंगे क्रिकेट की। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर उसको घोषित कर दिया था, पारी घोषित कर दी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है और ऐसे में टीम अगर दिल्ली टेस्ट मैच जीतने में सफल रहती है तो टीम सीरीज को क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी। तो न्यूज नाइट के अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और चलते चलते नजर डालेंगे कुछ विशेष खबरों पर और आपको इसके साथ छोड़े जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के भारत मौसम विज्ञान विभाग में स्पेशल स्वच्छता अभियान 5.0 का आगाज किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता के कर्मठ सिपाहियों को सम्मानित भी किया और मौसम विज्ञान विभाग में पौधारोपण के जरिए स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नगर पालिका परिषद ने 18 दुकानों को बुलडोज कर दिया। बुलडोज किए गए सभी दुकानों को अवैध ढंग से बनाया गया था। प्रशासन के अनुसार इन दुकानों की आड़ में लंबे समय से अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल असम की अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती प्रदान करेगा। इस पहल के पहले चरण में 180 युवाओं को जापानी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने गोवा के कैंडोलियम में एक रेसिडेंशियल मीट में भाग लिया। इस बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका था। इस मौके पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व में भारत का मान बढ़ा है और पिछले 10 वर्षों में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। झारखंड के रांची में स्वदेशी मैराथन 2025 का आयोजन किया गया। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ की थीम पर आधारित इस मैराथन को राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में छात्र छात्राओं के साथ हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सैनिक सहयोग देने वाले देशों के सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 14 अक्टूबर से होने जा रहा है। इसमें अब तक 32 देशों ने शामिल होने की पुष्टि की है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी